दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है 6वीं कक्षा से 12वीं तक के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्यायवार संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम 6वीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी हमारा आवास के अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, अध्याय 3 पृथ्वी की गतियां और अध्याय 4 मानचित्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव श्रृंखला के अंतर्गत 6वीं कक्षा के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। बिल्कुल सही है। और विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय माप को देशांतर कहते हैं, ये आपका सही नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कथन 1 और 2 हैं आपके सही हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप देख लीजिए, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर नहीं बल्कि अक्षांश कहते हैं और इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे 2 सूचियां दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए कर्क रेखा, तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आप देखिए 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है दोस्तों, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में आती है। तो यहाँ पर आप मिला लीजिए 23.5 डिग्री उत्तरी। मकर रेखा जो है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में आती है, तो यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उत्तर ध्रुव वृत्त याद रखिएगा, उत्तर ध्रुव वृत्त जो है वो आर्कटिक वृत्त कहलाता है और 66.5 डिग्री उत्तर में ये होता है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है वो दक्षिण में अंटार्कटिक वृत्त होता है। 66.5 डिग्री दक्षिण जो है अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। तो 2, 3, 4, 1 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा। कर्क रेखा दोस्तों ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त जिसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये जो है अंटार्कटिक वृत्त कहलाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं हैं? आपसे पूछा गया है कि कौन से सुमेलित नहीं हैं। पहला है, आप देखिए दोस्तों कि देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है, तो ये सही नहीं है। कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र जो है वो शीतोष्ण कटिबंध, ये भी सही नहीं है। दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध, तो ये भी आपका सही नहीं है। प्रश्न में ये पूछा गया है कि नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं हैं, तो ये तीनों ही सुमेलित नहीं हैं आपके। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के अक्षांशों पर सूर्य जो है वो वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, तो इस तरह से उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव बीच के बीच वाले क्षेत्रों का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और इसी तरह उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं, बिल्कुल सही है। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे लंबी और ध्रुवों की ओर जाने पर ये छोटी होती जाती है। तो केवल एक कथन आपका सही है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और विषुवत वृत्त के दक्षिण सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। और एक चीज़ जान लीजिए कि अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, विषुवत वृत्त, देशांतरी या मोत्तर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं या उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए, देशांतरी या मोत्तर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरी या मोत्तर रेखाएं कहते हैं। और किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा ये जानना जरूरी है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरी या मोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। यामोत्तरों के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 11.3 किलोमीटर और ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? ऑप्शन देखिए, अश्व अक्षांश, प्रमुख यामोत्तर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या विषुवत रेखा। तो सही उत्तर है प्रमुख या प्रधान यामोत्तर। याद रखिएगा दोस्तों, देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, वहां से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, अर्थात ये स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना और यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। तो याद रखिएगा, किसी स्थान का स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने के लिए प्रमुख यामोत्तर जो है वो निर्धारक या आधार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों ही कथन आपके सही हैं, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी। दोस्तों, दोनों ही कथन सत्य हैं। प्रमुख यामोत्तर और 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं। इसलिए किसी स्थान पर देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व और पश्चिम के लिए अक्षर प का प्रयोग किया जाता है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों और कारणों पर विचार कीजिए। कथन है कि ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच सम से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है, बिल्कुल सही है। कारण है कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, तो ये गलत है। दोस्तों, ए सही और आर गलत है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं। और आप जान लीजिए, जो स्थान ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे और जो पश्चिम में है उनका ग्रीनविच से पीछे होता है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट, 60 मिनट, 5 मिनट या 20 मिनट? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है 4 मिनट। दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 24 घंटे 360 डिग्री, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं।
तो 15 डिग्री घूमने में लगा हुआ समय 4 मिनट। तो याद रखिएगा, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? तो आप जानते हैं 1 देशांतर 4 मिनट के बराबर होगा, 20 देशांतर 80 मिनट यानी 1 घंटा 20 मिनट। तो यानी ग्रीनविच में अगर दोपहर के 12 बजे होंगे, तब 20 डिग्री देशांतर, जो 20 डिग्री ग्रीनविच से 20 डिग्री पूरब में स्थित है, वहाँ पर दोपहर के 12 बजे होंगे और तब उस स्थान पर दोपहर के 1 बजकर 20 मिनट हो रहे होंगे, यानी 1 घंटा 20 मिनट का अंतर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस यामोत्तर या देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का स्थानीय या मानक समय माना जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। दोस्तों, भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है और भारत के बिल्कुल पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर में लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसलिए ये ज़रूरी था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और कुछ स्रोतों में इलाहाबाद के नैनी को बताया गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ से होकर गुजरती है, जो कि भारत का जो है मानक समय देशांतर है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? तो उत्तर है 5 घंटा 30 मिनट आगे। भारत का मानक समय यामोत्तर ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, अतः यहाँ का समय जो है ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। लंदन में जब 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजते हैं। अगला प्रश्न पृथ्वी की गतियां अध्याय से है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसी को घूर्णन कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है और ये परिक्रमा पूरा करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो उत्तर है 23.5 डिग्री। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला प्रश्न सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति वृत्त के बारे में है। प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? ऑप्शन देखिए, ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। और ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रदीप्ति वृत्त वो होता है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार एक गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब पर जो वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, उसे सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन या प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? ऑप्शन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा और पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, ऋतुओं में परिवर्तन का कारण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन है। सामान्य रूप से एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत, विषुव, या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो सही उत्तर है उत्तर अयनांत। दोस्तों 21 जून की स्थिति जो है, तो उस समय उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीनों तक लगातार दिन होता है। चूंकि उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है और दक्षिणी भाग में सर्दी का। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, तो बिल्कुल सही। दक्षिण अयनांत में दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है। और दूसरा है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो बिल्कुल सही है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन और लंबी रातों वाली ऋतुएं होती हैं, तो ये आपका सही नहीं है। आप जान लीजिए, इसमें 1 और 2 कथन आपके सही होंगे दक्षिण अयनांत के संबंध में। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है और पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। और आप जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में है ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पर दिसंबर के महीने में गर्मी होती है। अगला प्रश्न है, विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? पहला है कि इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, सही है। पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है। और तीसरा है, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। तो आप जान लीजिए कि विषुव के संदर्भ में ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। अगला प्रश्न है, लीप वर्ष या अधिवर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? तो आप जानते हैं लीप या अधिवर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। और इसका कारण आप जान लीजिए कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। सुविधा के लिए हम हर वर्ष में 365 दिन गिनते हैं और 6 घंटे का समय छोड़ देते हैं। तो इस तरह से 4 वर्षों में 24 घंटे यानी 1 दिन का अंतर हो जाता है। इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है और इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 के बदले 29 दिन की होती है और हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है। इसे लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। अब आइए मानचित्र यानी मैपिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न ये है कि भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? देखिए, पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, देश और राज्यों की सीमाएं। तो इसमें किसको किसको शामिल किया जाता है भौतिक मानचित्र में? तो आप जान लीजिए कि पर्वत, पठार, मैदान और महासागर, इन 4 को शामिल किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले चित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों तथा विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है राजनीतिक मानचित्र। दोस्तों राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों, उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को पॉलिटिकल मैप कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, थीमेटिक मानचित्र में किसे शामिल किया जा सकता है? पहला है सड़क मानचित्र, दूसरा है वर्षा मानचित्र, तीसरा है वन और उद्योगों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र। तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दोस्तों थीमेटिक मानचित्र में ये सभी शामिल किए जा सकते हैं। कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारियां देते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेलवे मानचित्र, वन और उद्योगों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र, और इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं।
अगला प्रश्न है, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है सभी को। दोस्तों, मानचित्र में 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इनको प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम हैं। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो उन्हें मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक कहते हैं। दोस्तों, मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीकों के इस्तेमाल द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। दोस्तों, मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। प्रतीकों के उपयोग के संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है और किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार और प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों, कुओं को दिखाना संभव नहीं है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? आपको बताना है मानचित्रों के संदर्भ में। पहला कथन है कि जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। बिल्कुल सही है। और एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। तो सही है। याद रखिए, कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। दोस्तों, रेखा चित्र मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, जो कि याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। और एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव श्रृंखला के अंतर्गत 6वीं कक्षा से 12वीं तक के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव श्रृंखला। तो ये श्रृंखला आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार, राजस्थान, एमपी और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अपनी तैयारी में उपयोग कर सकते हैं और एनसीईआरटी की पुस्तकों के आधार पर ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार किए गए हैं ये आपकी तैयारी में और आपकी समझ विकसित करने में और भी सहायक होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।